सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हिकायत सादी में शेख सादी लिखते हैं कि ज़माने का सताया हुआ एक गरीब शख्स हफ्ते एक अमीर आदमी के पास गया और उसने अपना हाल सुनाकर इमदाद की गुजारिश की, दरख्वास्त की। अमीर आदमी माल और दौलत ज़रूर रखता था लेकिन इखलाक की दौलत से बहुत महरूम था। उसने गरीब शख्स को ना सिर्फ खूब डांटा बल्कि गुलामों को हुक्म दिया कि धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिया जाए। अमीर आदमी की यह हरकत कुदरत को इस कदर नागवार गुजरी कि जल्द ही उसकी तकदीर का पांसा पलट गया और उसको इतना नुकसान उठाना पड़ा। कुदरती आफात ने उसकी सारी दौलत समझने के बर्बाद कर दी। अब जब दौलत ही नहीं रही तो वो इज्जत से भी बिल्कुल महरूम हो गया। और ये ज़िंदगी की आप समझ लें कि एक तल्ख हकीकत है कि ज़वाल के वक्त कोई साथी नहीं बनता, कोई साथ रहता ही नहीं है। तमाम साथी उरूज के वक्त ही आपके साथ होते हैं। अब इसी तरह उस अमीर शख्स ने, उसके मुलाजिम और यार दोस्तों ने भी उससे मुँह फेर लिया। उसका जो सबसे बाएतमाद मुलाजिम था वो भी उसे छोड़कर किसी दूसरे शख्स के पास मुलाजिम हो गया। अब एक दिन ये खादिम अपने नए आका को खाना खिला रहा था कि किसी फ़कीर ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई। आका ने अपने उस खादिम को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर उस फ़कीर को खाना दे आओ। खादिम खाना लेकर चला गया लेकिन जब वो वापस लौटा तो गम से निढाल हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यूँ लगता था कि जैसे उसे कोई बहुत बहुत बड़ा दुख या सदमा पहुंचा हो। मालिक ने रोने का सबब पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि ए आका, जो फ़कीर दरवाजे पर भीख मांगने आया है, जिसे मैं खाना खिलाने गया हूँ आपके कहने पर, ये किसी वक्त बहुत दौलतमंद था और उस ज़माने में मैं उसके खिदमतगारों में शामिल था। आज उसे ऐसी ख़राब हालत में देखकर मेरा दिल गम से भर गया। अमीर आदमी ने खादिम की बात सुनकर कहा कि तूने उसे तो पहचान लिया लेकिन मुझे नहीं पहचाना। मेरी तरफ भी देख, मैं वही साइल हूँ जो एक दिन तेरे पहले आका के पास गया था और उसने मेरे साथ ये सलूक करके मुझे घर से निकलवा दिया था। आज तूने उसे जिस हालत में देखा है, ये यकीनन उसके बुरे अमाल का नतीजा है। खुदा ने उसे अपने फजलो करम से नवाजा तो वो फ़िरौन बन गया, वक्त का फ़िरौन। अगर वो ऐसा ना करता तो इस हाल को कभी ना पहुँचता। अब नाज़रीन, इस हिकायत का सबक ये है कि बुराई करने वालों को भलाई हासिल नहीं होती, हो ही नहीं सकती। और बाज़ बार ऐसा होता है कि एक शख्स बुरे कामों में मगन होकर आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। लोग कहते हैं कि इसे शायद बुराई रास आ गई है, लेकिन ये दरअसल अल्लाह की तरफ से रस्सी दराज की जा रही होती है और वक्त आने पर उसे अगले पिछले सारे गुनाहों की सज़ा दे दी जाती है। मुस्लिम लीग नून की अगर मैं मिसाल दूँ तो वो भी ऐसी है कि उसको भी कहानी में उस अमीर आदमी की तरह 3 बार इख्तियार मिला। 3 बार कोई मजाक नहीं है, इसलिए कि वो मुल्क की खिदमत करे। 3 बार मौका मिला कि करो मुल्क की खिदमत, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फलाह बहबूद के काम करो। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कहा भाई हम क्यों खिदमत करें, हम तो फ़िरौन बनेंगे वक्त के। चूँकि हमें इक़्तिदार मिल गया, वक्त हम पे मेहरबान हो गया, तो वो फ़िरौन बनकर बैठ गई। और नून लीग के इक़्तिदार के जो तीनों अदवार हैं उसमें मुल्क मजबूत तो हुआ ही नहीं, सबको पता है। लेकिन इस जमात के रहनुमा, इसके कायद का ख़ानदान मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। कैसे? जब पूछते हैं तो जमहूरियत पर हमला करार दे दिया जाता है इस सवाल को। अब मुल्क पर कर्जे चढ़ते रहे और ये लोग बैरून मुल्क जायदादें बनाते रहे, सब रिकॉर्ड पर है, ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लाने का ऐलान किया तो यही लोग उनके खिलाफ हो गए। ऐसे खिलाफ हुए कि साजिशें करना शुरू हो गए। इमरान खान साहब को हटाने के लिए सियासी गड़ा तैयार करने की साजिशें, बड़ी बड़ी साजिशें, और दिन रात सिर्फ साजिशें। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, इनके हवास पर सिर्फ इमरान खान साहब सवार हैं और किस तरह उनकी बोरिया बिस्तर गोल किए जाएं, ये साजिशें सवार हैं और कोई काम नहीं है इनका। अब इस सब के दौरान ये भूल गए कि अल्लाह तो देख रहा है, हर लम्हा आपको देख रहा है और जिसका तराजू हमेशा बराबर भी रहता है। इसीलिए इन्होंने इमरान खान साहब के लिए जो गड़ा खोदा, अब खुद उसमें गिरने लगे। मैं बात कर रही हूँ फ़ॉरेन फंडिंग मामले की। ये साजिश क्या है, इस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि हनीफ अब्बासी ने इमरान खान साहब के सादिक और अमीन करार देने के फैसले को, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बाउंसर को उठाकर कोर्ट से बाहर फेंक दिया और इमरान खान इस केस में सुरखरू हो गए
और उनके सर पर जो मंडलाता हुआ खतरा था वो भी टल गया। अब इसी तरह FATF के मामले पर भी मुस्लिम लीग नून ने बहुत मनफी सियासत की। ये मामला कौमी मुफाद का था, लेकिन ये ज़ाती मुफाद के लिए सौदेबाजी की कोशिश करते रहे। यानी हुकूमत को नाकाम करने के लिए इस बिल की मंजूरी में बहुत 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 रुकावटें डाली गई, लेकिन इसमें भी नाकामी हुई। फिर PDM का चक्कर चलाया गया, महंगाई कार्ड खेलते हुए जल्द से जुलूस किए गए, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों की तड़ियाँ लगाई गईं, लेकिन उससे भी कुछ ना बना। अब ख़ास तौर पे नून लीग की जब सारी तदबीरें इमरान खान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नाकाम होती चली गई, तो कह लें कि वो कहते हैं ना मुहावरा के डूबते को तिनके का सहारा, तो इसी तरह इसने फॉरेन फंडिंग केस को अपनी ढाल बनाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन इसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। और अभी तक नून लीग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग है उसका कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है नाजरीन, वो ये कि जो इल्ज़ाम ये हुकूमत पर लगा रहे हैं उसी दाग से इनका अपना दामन भी दागदार है। नून लीग हो या फिर JUI, फॉरेन फंडिंग इनके गले की बाकायदा हड्डी बनी हुई है। फ़ारूक हबीब साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। फ़ारूक हबीब के क्लिप पर बात करने से पहले मैं ज़रा व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ पर ये जो फॉरेन फंडिंग केस में मुखालिफिन ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि इसको इसराइल और भारत से फंडिंग हुई है, ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं ये जो मुखालिफिन हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि उसने 40,000 अफराद का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है और ये उन अफराद की फहरिस्त है जो तहरीक इंसाफ को फंड्स देते हैं। अब फ़ारूक हबीब साहब, जिनका आपने क्लिप देखा भी, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वाज़े अल्फाज में कि हमने तो अपनी मनी ट्रेल इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है, अब नून लीग भी ये करके दिखाए, यानी अपनी फंडिंग की ट्रेल दे। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब कहाँ से दे, जिनके पास पनामा की रसीदें नहीं निकली वो फॉरेन फंडिंग की तफसील कहाँ से देंगे। इसीलिए नून लीग अब भाग रही है और जब भी इनसे हिसाब मांगा जाता है तो ये भागते हैं, बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भाग जाते हैं। अब फ़ारूक हबीब साहब के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी किताब में लिखा है कि नून लीग ही वो वाहिद जमात है जिसने फॉरेन फंडिंग रखी और नून लीग के कायद ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए $10 मिलियन खर्च किए। अच्छा, फ़ारूक हबीब के बारे में नाज़रीन कहा जा सकता है, चलें एक मिनट के लिए कह लें कि जी वो तहरीक इंसाफ के हैं, चूँकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, इस जमात से है, इसलिए वो बेनज़ीर भुट्टो की किताब का सहारा ले रहे हैं। चलें एक सेकंड के लिए मान लें ये बात, लेकिन यही बात कि नून लीग के कायद ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली है, ये बात तो खुद मोहतरमा बीबी शहीद अपने मुंह से ज़बानी कह चुकी हैं, खुद ये बात वो कह चुकी है मुंह ज़बानी। ये ज़रा क्लिप देखिएगा, में आपने क्लिप देखा, इस बात में कोई शक नहीं है कि माजी में नून लीग के कायद बेनज़ीर भुट्टो की किस तरह से किरदार कुशी करते रहे, उनके खिलाफ कैसी साजिशें करते रहे, उनकी नाजेबा तस्वीर बनवा कर जहाज़ों से बाकायदा गिराई गई। नून लीग के कायद इन्हें भारत का एजेंट तक कहते रहे, बीबी को गद्दार के लक़ब देते रहे। तो इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के लिए बाहर से फंडिंग ना ली हो। और मज़े की बात कि मोहतरमा ने ये इंटरव्यू कोई मुल्की चैनल को नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने बात कही थी कि किस तरह नून लीग के कायद ने इनकी हुकूमत को गिराने के लिए बाहर से फंडिंग ली और फिर ये फंडिंग बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए किस तरह इस्तेमाल की गई, किस किस को पैसे बांटे गए। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पर नवाज शरीफ को जिनका हकीकी बेटा कहते हैं, उनके बेटे एजाजुल हक साहब भी इस बात की बाकायदा आप कह लें कि गवाही दे रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ होता रहा। एजाजुल हक का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी सुना आपने, देखा आपने, नून लीग ने सियासत में पैसा चलाने की रीत कैसे डाली, ये ट्रेंड इन्होंने खुद सेट किया है। ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनकी जीत होनी चाहिए। इनकी जीत हो, कहाँ से आया, कैसे आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माजी था नून लीग के कायद का। एजाजुल हक साहब ये कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने 90 का इलेक्शन जीतने के लिए, 90 का इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदानों में पैसे बांधे थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का रास्ता रोकने के लिए नून लीग के कायद ने पानी की तरह पैसा बहाया। कहाँ से आया? नून लीग बजाय अपने पिछले हिसाब दे वो इमरान खान से फंडिंग मांग रही है। देखें ज़रा इनका हाल। ये मरियम का ज़रा क्लिप चलाइएगा, क्या कहती है, सुनिएगा ज़रा।
अच्छा, सुना आपने इन मोहतरमा को, मरियम नवाज साहिबा को, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान समेत पूरी काबीना को घर भेजने का ख्वाब ऑपोजिशन पे भारी पड़ गया। ऑपोजिशन को अचानक से एहसास हुआ कि फॉरेन फंडिंग केस भी कोई केस है जो पीटीआई के खिलाफ चल रहा है और ये केस 6 साल से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। अब हुआ क्या नाज़रीन, कहानी क्या है? ये एहसास एकदम से कैसे हुआ, अचानक कैसे हुआ? जैसे ही ऑपोजिशन के महंगाई, बेरोजगारी के जो कार्ड है जो मार्केट में मुतारिफ करवाए जा रहे थे, कभी एक कार्ड, कभी दूसरा कार्ड, कभी तीसरा कार्ड, जब वो फेल हो गए, पिट गए, फ्लॉप हो गए, पता चल गया कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला, ये कार्ड नहीं चलने वाला, तो फिर ऐसे में फॉरेन फंडिंग केस याद आ गया कि चले फॉरेन फंडिंग केस है, एक हुकूमत की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब सवाल ये कि अगर इस केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत मौजूद है, केस में अगर सबूत मौजूद हैं, तो फिर नून लीग ने ये सबूत पहले क्यों जमा नहीं कराए? क्या हर्डल थी, क्या परेशानी थी, क्या रुकावट थी? 2014 में जब इस केस को दायर किया गया था, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? नून लीग की हुकूमत थी। लेकिन इसने इस केस का मामला हल करने की कोशिश तक नहीं की, क्यों नहीं की? क्या मैं पूछ सकती हूँ? अब जाहिर सी बात है, अगर इस केस में कुछ होता तो नून लीग उसी वक्त इलेक्शन कमीशन में जाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला ले सकती थी। ये छोड़ते तहरीक इंसाफ को? कभी भी ना छोड़ते। उसी वक्त जाते और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला ले लेते। अब दूसरा, ये जो आप इमरान खान साहब पर भारत और इसराइल से फंड लेने का बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि साबित नहीं हुआ तो फिर इल्ज़ाम है। अब ये इल्ज़ाम तो आपकी ज़ात पर भी है। ये इल्ज़ाम आपके साथ खड़े लोग लगाते रहे। मोदी के यार, गद्दार के नारे आपके इत्तेहादी लगाया करते थे, आपको याद नहीं है? और कौम को पता है कि मोदी बगैर वीज़े के इमरान खान को नहीं बल्कि नून लीग के कायद को, आपके अब्बा जी को मिलने आया था। मरियम नवाज साहिबा, आप क्यों भूल जाती हैं? वो जिनको मिलने आया था बगैर वीज़े के, उसका नाम इमरान खान नहीं था, उसका नाम था नवाज शरीफ साहब, जो आपके वालिद मोहतरम हैं। और उसे जो तोहफे हैं वो इमरान खान ने नहीं बल्कि आपके वालिद मोहतरम नून लीग के कायद ने दिए थे। फिर ये कैसे हो सकता है कि मोदी को तोहफे तहाइफ आप लोग दें, मुलाकातें वो आप लोगों से करे आके बगैर वीज़ों पर, और उसकी जो पार्टी है वो फंड जाके दे दे इमरान खान को? ये बात समझ नहीं आ रही। आपने जो भारतीय फंडिंग वाला एक शोर मचाया हुआ है, इसका पोल बाकायदा भारतीय मीडिया पर भी खुल चुके हैं। फॉरेन फंडिंग ना सिर्फ आपके लिए अजाब बनने जा रही है, बल्कि जो हुकूमत पर लगाए गए फंडिंग के इल्ज़ाम के तीर हैं, वो खुद भी उनका पीछा कर रहे हैं, बाकायदा। ये हाफिज़ हुसैन अहमद JUI की फंडिंग के बारे में कोई इंकशाफात कर रहे हैं, बल्कि राज खोल रहे हैं। चलाइएगा क्लिप ज़रा 3 जी। तो सुना आपने, ये हाफिज़ हुसैन अहमद हैं जो JUI और PDM के सरबराह के मामले में बता रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं कि किस तरह इराक और लिबिया से उनको फंडिंग आती थी। JUI के सरबराह के बारे में भी तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि आने वाले वक्त में फंडिंग से मुतालिक उनके बारे में भी अहम इंकशाफात सामने आएंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी यही कह रहे हैं कि JUI के सरबराह से जब पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने इससे मुतालिक सवाल किया तो उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। होता भी क्या जवाब, कैसे देते अगर होता भी तो? जब कोई जवाब देने के काबिल ही नहीं होता, फिर कहते जवाब ही नहीं है। उन्होंने फंडिंग की मद में मिलने वाले पैसे अपनी ज़ात पर खर्च कर दिए और इस वजह से फिर ये मामला पार्टी के अंदर ही दबा दिया गया। सुना आपने कैसे इंकशाफात किए हैं? अब JUI के सरबराह पर अगर देखा जाए, ये इल्ज़ाम बहुत संगीन नौयत का है। ये इल्ज़ामात बहुत संगीन नौयत के, छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं हैं। अब देखना ये है कि वो इनका सामना कैसे करते हैं, खुद को जस्टिफाई करते हैं, इन इल्ज़ामात को झूठ कैसे साबित करते हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, इसको देखने के बाद मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का जो तराजू है वो भारी दिखाई देता है, क्योंकि नून लीग और JUI जो इस मामले को सबसे ज़्यादा उछाल रही थी, उनकी अपनी पगड़ी भी इस केस में बाकायदा उछल रही है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस आए दिन हम देखने के बढ़ता जा रहा है, उनका एतमाद मज़ीद नज़र आ रहा है, और फ़ॉरेन फंडिंग केस की वो खुलेआम समाअत का भी मुतालबा कर रहे हैं। और ये उनकी कॉन्फिडेंस का मुँह बोलता सबूत है, क्यों कह रहे खुलेआम समाअत कर ली जाए। खान साहब का क्लिप होगा, थीम चलाइएगा। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान साहब को, उनका ये कहना है कि इस केस की खुली समाअत होनी चाहिए। ये इस बात की दलील है कि उन्हें इस केस का कोई खौफ नहीं है, यानी उनका कॉन्फिडेंस है। ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनका एतमाद है, जो कि नज़र आ रहा है उनकी बात में कि उनको कोई खौफ नहीं है। बल्कि वो तो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन ने जिस गड़े में उनको गिराने की कोशिश की, वो खुद उस गड़े में आ गिरी है।
बात तो सच की है वज़ीर आज़म साहब ने कि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अच्छा भी कभी हो नहीं सकता। अब नून लीग और जेयूआई ने जो गड़ा हुकूमत के लिए खोदा वो खुद उसमें गिर रही है। उनकी जो सियासी आप कह रहे हैं शतरंज, उसकी चालें खुद उन्हीं से उलझ कर ये कह रही हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जो आपने झलकियां देखी हैं इस वीडियो में, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले बहुत दावे किए थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये वादे पूरे ना हो सके। इनमें से एक वादा प्रोटोकॉल ख़त्म करने का भी था, आपको याद होगा, लेकिन लगता है कि तब्दीली का नारा लगाने वाले PTI शायद खुद तब्दील हो गई है। विफाकी वज़ीर हों, वज़ीर आला पंजाब हों, वज़ीर आज़म हों, किसी को भी प्रोटोकॉल के बगैर नहीं देखा गया। और अब तो गवर्नर सिंध के कुत्ते के प्रोटोकॉल की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के बारे में गवर्नर सिंध का जो वजाहती बयान है वो भी आ गया। ऐसा है या नहीं, ये तो वीडियो बनाने वाले तैमूर तालपुर या फिर गवर्नर हाउस की गाड़ी में मौजूद लोग ही बता सकते हैं कि आखिर सच है क्या। इस मामले की हकीकत जानने के लिए आज प्रोग्राम में तैमूर तालपुर साहब को, जिन्होंने खुद ये वीडियो बनाई है, और फिर दौर शमीम नकवी साहब जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तैमूर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये आपने वीडियो बनाई, ये वाक़या कब का है, किस जगह का है, कुछ ज़रा तफसील शेयर कीजिएगा ताकि फिर मैं नकवी साहब की तरफ आपकी इस बात को लेकर जा सकूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, मैं CM हाउस से निकल रहा था, मेन रोड पे चढ़ रहा था और सामने से एक नज़ारा हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता, बिल्कुल रीछ की तरह। और मैं खुद एक डॉग लवर हूँ, तो मैंने गाड़ी भी करीब गई तो मैंने कहा ज़रा और करीब करो। जब मैंने गौर किया उस कुत्ते पर तो मुझे और भी ज़्यादा प्यार आया। और गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, वरना हम खानदानी लोग हैं, हम देखते हैं अगर किसी गाड़ी में कोई फीमेल बैठी हो, कोई किसी की माँ बहन बैठी हो, तो हम नज़ारा उस तरफ नहीं करते, हम अपनी नजरें नीचे कर देते। पर मैं उस कुत्ते को देखता रहते में मैंने महसूस किया कि पुलिस मोबाइल ने हल्का सा मुझे जो है ना रास्ता मेरा ब्लॉक कर दिया। उस ब्लॉक करने में मेरी नजर पड़ी तो गवर्नर हाउस का नंबर था उस गाड़ी पर, और गाड़ी मेरी जानी पहचानी निकल आई। हमने काफी जगहों पर ये गाड़ी देखी थी। फिर वो प्रोटोकॉल, तो मैंने फिर एक बार मुझे मौका मिला सिग्नल पे रुकने का, तो मैंने गाड़ी साथ रोकी और मैंने एक बार फिर कंफर्म किया कि वाकई मुझे लग रहा है गाड़ी खाली है या गाड़ी में कोई है। मेरा नज़ारा करने पर जब मुझे 101% कंफर्म हो, बिकॉज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैं एक जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अवाम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने जब कंफर्म कर लिया कि उसमें कोई भी नहीं है, फिर मेरा जो है दिल वो दुखा और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पर हमारे पास लोगों को 2 वक्त का खाना आराम से नहीं मिल रहा। हम अपने घर पर बल्ब सब अपने ऑन नहीं कर सकते, अंधेरे में बैठते, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया है। सुबह को पता नहीं कितने लोग गीजर नहीं चला सकते गैस की कीमत की वजह से, वो ठंडे पानी में नहा के अपने काम पर जाते हैं। और यहाँ पे जनाब आला एक शाही कुत्ते को, मेरे ख्याल से शेरू था, मे बी वहां से आया हो घूमने के लिए, इस्लामाबाद से नियाजी साहब ने भेजा हो यहाँ पे कि गवर्नर साहब को अपने मेरे कुत्ते को जरा घुमाओ, या फिर गवर्नर साहब का ही शेरू था, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। पर मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ, ना तो उस गाड़ी में कोई फैमिली थी, मेरी बहन उस गाड़ी में होती तो मैं, बिलीव मी, कैमरा उठाना दूर की बात है, मैं 1 सेकंड अपना वहां पे गाड़ी ना रुकता, मैं उस गाड़ी से 100 फीट दूर खड़ा होता। हमें अपनी और दूसरों की माओ बहनों की इज्जत करनी आती है। हमारे पास वो पीटीआई वाला स्टाइल नहीं है, वो गिल वाला या गंडापुरी वाला, जो लोगों की माओ बहनों के बारे में पता नहीं पब्लिक की क्या क्या बातें करते हैं। हमें ये टीचिंग ना तो हमारे माँ बाप से मिली है और ना ही हमारी सियासी कायदीन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा से मिली है। तो ये बहुत मुझे दुख हुआ कि इस तरह से जो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर के मैं अपने ऑफिस पर जाऊंगा तो मैं साइकिल के ऊपर जाऊंगा बाकी वजीर आजम मुल्कों की तरह, तो आज उनके कुत्ते इस तरह से घूम रहे हैं। और जो गवर्नर साहब ने कहा कि इनकी फैमिली थी, इनकी फैमिली नहीं थी, पर अगर इनकी फैमिली मतलब इस प्रोटोकॉल के साथ घूमती है, उनकी फैमिली कोई करोड़ा कोई सिविक में नहीं घूम सकती। वो कम गाड़ी आपको 4-5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर में घुमाना है, सरकारी खर्च पर, सरकारी तेल पर, और पीछे आपको जो सिक्योरिटी भी देनी है, तो आपको सिंध पुलिस की मोबाइल देनी है, 7 गनमैन के साथ, वो भी पाकिस्तान की हुकूमत का जो है, सिंध की हुकूमत का तेल आप जला रहे हैं। तो ये बहुत सख्त जाती है। और ज्यादा आपको मुझे तो डॉक्टर साहब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अवाम ने अपना रद्दोमल सोशल मीडिया पे दे दिया है, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, वो इंस्टाग्राम हो, जिस तरह से इनकी खिदमत, इनके अपने वोटर्स जो इनको लेके आए हैं, करप्ट तरीन लोगों को, जिन लोगों ने पता नहीं कहां से करप्शन का ग्लाफ पाकिस्तान का कहां पहुंचा दिया, फ्रॉम 117 to 120 एंड नाउ फ्रॉम 120 to 124 वर्स्ट नेशन फॉर करप्शन। ये हाल इनका रहा, यही काम ये करते रहे तो मेरे ख्याल से इनके अगर 4-5 साल पूरे हो गए तो हम 180th होंगे आउट ऑफ 180th।
जिस स्पीड पे ये लोग जा रहे हैं वो आपके सब सामने है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तैमूर साहब की बात आपने सुनी। नकवी साहब, मैं ज़रा डिटेल में उनकी बात सुनना चाह रही थी। नकवी साहब, अब इस वीडियो से बज़ाहिर ये वाकई नहीं लग रहा कि गाड़ी में कोई फैमिली मौजूद है, क्योंकि गाड़ी के शीशे भी खुले हैं और नज़र भी नहीं आ रहा कोई। और जिन्होंने वीडियो बनाई, तैमूर साहब आपके सामने, आपने उनकी बात भी सुन ली। क्या कहेंगे आप पूरी सूरत हाल पे? ये देखिए, पहली चीज है कि गवर्नर के बीवी बच्चों को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो एक इशू है। ये इनको नहीं पता कि गवर्नर साहब के जो अपना ज़ाती घर है, वहाँ से अगर उनके बीवी बच्चों को लेने गाड़ी जा रही है तो क्या सूरत हाल होगी। गाड़ी ऑब्वियसली गवर्नर हाउस से जाएगी तो उसमें वो बैठ के आएंगे, या तो ये पूरी डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन लेके चलते हैं। अच्छा, फिर कुत्ते को तो प्रोटोकॉल देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुत्ते को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि कुत्ते को कोई चोरी ना कर ले। कितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्यों खराब कर दी है कि जो पुलिस के सिक्योरिटी के लोग हैं उनको ये लगता है कि कुत्तों को भी गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी देने की जरूरत है। या तो पुलिस की ट्रेनिंग बड़ी खराब है। मान गए डॉक्टर साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। एक मिनट तैमूर, आई तैमूर साहब क्या लिसनिंग टू यू वेरी। जी जी, मैं जो सुन ठीक रहा है। तैमूर था, साहब, जरा आप नकवी साहब को कंप्लीट करने दें जरा। ठीक है, ठीक है जी जी, नकवी साहब आप मैं कंप्लीट ये कीजिए। मैं जो इनकी Thank you. बड़े बड़े Thank you. भाषण सुनता था ना, और जो बातें हैं, मेरे ख्याल से इट इज वेरी सिंपल। द गवर्नर सेड कि दिस इज द कार इन यूज ऑफ माय फैमिली, और इस गाड़ी के पीछे एक पुलिस की गाड़ी चलती। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके साथ कुत्ता बैठता है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दैट्स नॉट माय हेड। ड्राइवर बैठता है, सर्वेंट बैठता है, ये सबको बैठने की इजाजत है एज लॉन्ग एज उनकी पर्सनल यूज के लिए गाड़ी दी गई है। वो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी गवर्नर हाउस की फैमिली को इस्तेमाल होती है नहीं होती, इस पे आप डिबेट कर लीजिए, लेकिन इसके ऊपर कुत्ता बैठा हुआ था या क्या था, ये यूजलेस डिबेट है। मैं ये समझता हूँ इससे कि वो उस गाड़ी के साथ एक सिक्योरिटी चलती है। एक दूसरी बात, जितनी ये माँ बहनों की इज्जत करते हैं, जो कुछ है वो अंदर से इनके हालात बताते हैं, इनके अपने किरदार बताते हैं। मैं इस जगह बैठ के वो मुकदमे नहीं दिखाना चाहता जो लंदन में हुए, जो न्यूयॉर्क में हुए, या जो ख्वातीन जिसको क्लेम करती रही माजी में, वो घटिया सियासत है मेरे लिहाज से। मैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं जाती और शख्सी हमले नहीं करता। तो मैं नहीं, जहाँ तक सिंध के ताल्लुक है और जो इतना बड़ा दर्द है इन्हीं कुत्तों की वजह से, कुत्ते काटने के वो जो है, और मैं उनको कोई बुरा नहीं कहता, बख्तावर आसफा को उन्हीं ने कहा कि इंसान काट लिए जाएं, कुत्तों को कुछ नहीं करना। भाई, देयर कुड बी अ डिबेट ऑन दैट इशू आल्सो। देयर आर मेनी सच इश्यूज जो के हुए हैं, और कई जगह उन दोनों बच्चियों ने बड़े अच्छे स्टैंड भी लिए। मैं समझता हूँ वीना मलिक के केस में बड़ा अच्छा स्टैंड लिया था, स्ट्रॉन्ग लिया था, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन उन जो बातें सोशल मीडिया की हैं वो सियासत में लेके आने के मतलब ये है कि आप बात करें सियासत की, तो यह बात करें कि जी देखिए सिंध का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है, सिंध की एजुकेशन इतनी बेहतर हो गई है, बाकी कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ज़बरदस्त है, पूरे सिंध के अंदर लड़काना वगैरह सीवरेज का प्लांट ट्रीट होता है। ये है लोगों का, आवाम का दर्द। वो जो सोने का ताज पहनते हैं, उनको ताज पहनते हुए कोई शर्म नहीं आती कि भूखे अवाम है। वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सरकार की ऑर्डर करते हैं, जो अभी भी पिछले हफ्ते ही स्कैंडल आया था कि जी वो जो उसके लिए आपके टिड्डी दल के हमलों के लिए 40 गाड़ियां जो है गोदाम में खड़ी हुई सड़ रही हैं। एक गाड़ी जो है वो 50 लाख रुपए की, उसका कोई मसला नहीं है। वो तो आवाम के दर्द की बात नहीं है। मनी तो 1.4 मिलियन टन गंदम गायब हो जाए, वो पैसों की कोई आती है। ठीक है, नकवी साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, वक्त की कमी है। अब मैं तैमूर साहब की तरफ आना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। तैमूर साहब, आप दरमियान में कुछ कह रहे थे, नकवी साहब ने आपको कहा कि प्लीज जरा मेरी बात सुनिएगा जी, प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। क्या कहना चाह रहे थे? पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, मेरे किरदार पे बात की कि मेरा किरदार क्या है, और न्यूयॉर्क में मेरे साथ क्या हुआ और लंदन में मेरे साथ क्या हुआ। जी मेरा तो प्लीज पब्लिक कर दें, ये जो भी चीज थी ये लगा दें कि कई गए शो के बाद प्लीज पब्लिक कर दें कि लंदन का क्या, मैंने क्या, न्यूयॉर्क में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे न्यूयॉर्क गए 20 से 25 साल हो गए मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा हो गए होंगे। पर बहरहाल मेरे खिलाफ तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई किसी मुल्क का वजीर आजम जरूर है जिसपे दावा है बच्चियों का कि ये मेरा वालिद है, और वो आज तक कोर्ट में केस है, प्रूव हो चुका है। पर चले, आपने भी कहा तो ऐसी बातें गिरवी नहीं करते, किसी के सियासी किरदार कुछ नहीं करते, तो चले मैं भी नहीं करता आपकी खातिर।
आपकी खातिर मैं भी नहीं करता। और आप बात कर रहे हैं करप्शन की, यार खुदा का खौफ करें, आप बीच में मत बोले। आपने मुझे रोका था, मैं आपको रोक रहा हूँ, बीच में ना बोले। आपको बाद में चांस मिले बोल दीजिएगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप सीनियर सिटीजन है, पर आप सियासत मेरे से बहुत जूनियर है। यो फर्स्ट टाइम एमपी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार एमपी हो चुका हूँ, तो आप मेरी सीनियरिटी पे नहीं आ सकते, तो उस पर आपका, इस वजह मैं आपका लिहाज करता हूँ, आपकी उम्र का भी। तो लिहाजा मेरे भाई करप्शन की बात आपको सूट नहीं करती। हमारे टाइम पे करप्शन 114, 115, 113 नंबर पे थी इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आपने उसको जहां ले गए हैं, तो आप अल्लाह अल्लाह करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें। कुत्तों के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना बंद कर दें, कुत्तों के लिए गवर्नर हाउस का प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करना बंद कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस मुल्क पर रहम खाएं, कुछ इकोनॉमी का करें। सिंध हुकूमत वाहिद अभी पार्टी है, आपकी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में जो परफॉर्म कर रही है। हम अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं, पंजाब अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहा, बलूचिस्तान केपी के अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहे। आपकी करप्शन अगर किसी जमाने में सबसे कम पंजाब में थी, तो आज सबसे कम सिंध के सूबे में है। ये ताज है मुराद अली शाह साहब का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की डायरेक्ट इंटरफेरेंस और जो कंट्रोल है उनका सिंध हुकूमत का, उसके ऊपर। अगर आज अस्पताल पूरे पाकिस्तान में के सबसे बेहतर है, तो सिंध के हैं। आपके पंजाब के बॉर्डर से, बलूचिस्तान के बॉर्डर से हम इलाज कराते हैं, सिंध हुकूमत इलाज कराती है, अपने अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज होता है, लोग हमें दुआएं देते हैं। इसीलिए बार बार हमारी हुकूमत आती है, हर बार अच्छा फिरदौस साहब, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, अच्छा तैमूर साहब 1 मिनट दीजिएगा, आखिरी मिनट है। फिरदौस साहब मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी, आपने तो अपना मौकिफ दे दिया, आपने बता दिया कि ठीक है कुत्ता जा रहा था गाड़ी में, नहीं जा रहा था, आपने पूरा क्लियर मौकिफ दे दिया। अब ये जो सोशल मीडिया पे बहस चल गई है, तैमूर साहब ने वीडियो बना दी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आ रही, पिक्चर्स नजर आ रही हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं, मैं देख रही थी तमाम लोग तैमूर साहब की इस वीडियो पर, तहरीक इंसाफ पर कॉमेंट कर रही है, यानी गवर्नर साहब को बाकायदा नेगेटिव रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अवाम भी गलत समझ रही है वीडियो को, मतलब अवाम तो ये कह रही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, कुत्ता क्यों प्रोटोकॉल के साथ सैर कर रहा था। आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अवाम को जो गुस्सा है, अवाम न्यूट्रल है, मैं अवाम का हवाला इसलिए दे रही हूँ कि अवाम न्यूट्रल है, अवाम ना पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती, ना पीटीआई से बिलोंग करती। देखिए बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और वो किस पैराई में पेश की जाती हैं, वो अवाम उसको आगे सोचती नहीं है। अब ये तो ज़रूर कहा जाता है कि जी पीएम जो है हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। भाई पीएम हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप देखें ट्रैफिक सड़क पे रुकती नहीं है, कोई आदमी मरता नहीं है। जो वहाँ से जब वो पीएम बेस पे लैंड करते हैं और रेंजर्स के ऑफिस तक जाते हैं, शहर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। पहले आरिफ अलवी साहब आते हैं, वो डिस्टर्बेंस नहीं होती जो आपको पुराने ज़माने में नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के आने की कहानियाँ होती थी। आपके गवर्नर के मूवमेंट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो वो प्रोटोकॉल का लोगों को एहसास दिलाऊं तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा कर दिया पीटीआई ने। बात सारी ये है ना, इतने लोगों को इस्लामाबाद में से बनी गाला वो रोज जाते, लेकिन जाते हेलीकॉप्टर से, लेकिन किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती। कितने मेहनत, वक्त की कमी है, मुझे दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में 124वें नंबर पर रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ख़राब परफॉर्म किया है। करप्शन में इजाफे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर परेशानी की बात है, क्योंकि पीटीआई ने, आपको याद है कि इलेक्शन ही करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर जीता था। अब एक सवाल पैदा होता है, ये सवाल ये है कि क्या हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए नून लीग के दौर का डाटा इस्तेमाल हुआ? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन में कमी आई है, फिर ये सोचा जा सकता है या कहा जा सकता है? और क्या नैब की परफॉर्मेंस ऐसी है जिस पे इत्मीनान का इजहार किया जा सके? साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सवालात का जो बॉल है उनके कोर्ट में मैं फेंकूंगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए राजा आमिर अब्बास साहब। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये आपको कितनी मोतबर दिखाई देती है? क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डाटा लिया गया है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पीटीआई हुकूमत से पहले का डाटा है। आप क्या समझते हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त कही जा रही है?
देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इसको 100% ऑथेंटिक तो हम नहीं समझते, लेकिन जो इंटरनेशनल फोरम है उस पे इसकी एक हैसियत होती है और मुख्तलिफ ममालिक में इसको डिस्कस किया जाता है कि पाकिस्तान की रेटिंग्स क्या हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जी हमारे यहाँ इशू बन रहा है कि जी मौजूदा हुकूमत ये जी बड़ा ये हो गया। असल में देखना है कि कितने शर्म की बात है कि ओवरऑल पाकिस्तान 100 चाहे 20 नंबर पे हो चाहे 124 पे हो, तो हम दुनिया में करप्शन के किस लेवल पे खड़े हैं कि हमारा मुल्क 120 या 124 से फर्क नहीं पड़ता। बट वन थिंग इज नोन कि पाकिस्तान में करप्शन इंतहा की है और ये कम हो रही है, ये किस रेशियो से कम हो रही है, ये एक सेकेंडरी बात है। बात ये है कि जब हम देखते हैं पाकिस्तान को, लाइक जनरल ज़ियाउल हक के बाद इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली करप्शन को एक नॉर्म ऑफ द डे बना दिया गया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि करप्शन को हर किसी ने फिजा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इससे पहले ये होता था करप्शन को समझा जाता था कि एक बुराई है, बट अनफॉर्चुनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसे हुआ कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया कि जनाब 20% तो आपने इस चीज़ में अलहदा करते हैं, देना ही देना है। और जब हमारे लीडर्स दुनिया में जाते हैं तो हमें कहाँ से पता चलता है कि ये कौम में करप्शन है कि जब इस मुल्क के एक्स, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हों जैसे जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो, चाहे 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हों मियाँ नवाज शरीफ, चाहे दीगर वज़राए आज़म हों, चाहे अपोजिशन के लीडर्स हो, जब हम देखते हैं कि उनके खिलाफ अरबों रुपए के केसेस हैं, जब हम देखते हैं कि लंदन में बैठे हुए उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, सरे महल में हैं, दुबई में हैं, जब हमें नज़र आता है कि इस मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म या फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर्स हैं, और जब दुनिया देखती है कि वो एब्सकॉन्डर्स क्यों हैं तो पता चलता है कि वो लूटिंग एंड प्लंडरिंग में इन्वॉल्व हैं। इस मुल्क में आपके हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो लूट के बैरून मुल्क अरबों खरबों की जायदादें बनती हैं। जब पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस के आर्टिकल्स छपते हैं, जब BBC की करप्शन पे वहाँ पे रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बनती है, जब हालिया हम देखते हैं ब्रॉडशीट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कहता है कि आई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग अगेंस्ट द क्रुक्स, जब हमारी लीडरशिप को क्रुक्स कहा जाता है तो ऐसी सूरत हाल में वाकई ही ये एक ऐसा नासूर है करप्शन का कि जिसने हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये जो अरबों खरबों की हम IMF से बोरिंग करते हैं, ये इतना पैसा आता है, तो ये कहाँ पे ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, फिर इसमें किकबैक्स होती हैं और ये पैसा अल्टीमेटली बाहर से आके बाहर ही जाके सेटल होता है। इमरान खान की हुकूमत आती है, इमरान खान ने नारा दिया कि जनाब मैं इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क से वापस लाऊंगा। अब 2.5 साल होने को आ गए, ऑल्दो हमें ये नज़र आया कि हम भी यहीं रहते हैं कि पहले जो सियासी अदवार आते थे, ये जो सियासी गवर्नमेंट्स होती थी, तो अगर आप जाके मिनिस्टर्स को देखते थे सेक्रेटरीट में तो आपको नज़र आता था कि हर शख्स की बगल में एक फाइल होती थी। किसी को अरबों का ठेका चाहिए होता था, किसी को पेट्रोल पंप चाहिए होता था, किसी को FIA में नौकरी चाहिए होती थी, किसी को PIA में कोई घोष मुलाजमीन, ये सारा करप्शन हो रही होती थी। वो चीज़ तो हमें कम नज़र आई, लेकिन क्या खान साहब की हुकूमत जो एसिड रिकवरी करनी थी उसमें कामयाब हुए? क्या खान साहब की हुकूमत जो बैरून मुल्क ये भाग गए, बल्कि इनके दौर में यहाँ पे बैठे हुए शख्स मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद खान साहब की हुकूमत इजाज़त देती है और वो बैरून मुल्क, ये पाकिस्तान का पहला केस है कि एक कॉन्विक्ट जाके उन्हीं फ्लैट्स में रह रहा है जिन्हें जब्त कर लिया गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि मौजूदा हुकूमत करप्शन को उस लेवल पे शायद कम तो किया है, लेकिन इसका जो वो है कि इसका सदेबाब करने के लिए और करारवा की सजाएं देने के लिए उसमें शायद उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। हमने नहीं, हमें पता अच्छा, यहाँ से आपकी बात से मुझे याद आया कि कोई $50 ठीक है लूटा हुआ पैसा, उसकी रिकवरी, यहाँ से मुझे जरा याद आया राजा आमिर साहब के इस रिपोर्ट को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि जो नैब की परफॉर्मेंस है, नैब की कारकर्दगी है, वो बेहतर रही है। आप कैसे देखते हैं, वाकई बेहतर रही है? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो आज की नैब है वो कमर जमान चौधरी या उससे पहले के जो चेयरमैन्स थे जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग दौर में थे उससे बेहतर है। वजह उसकी ये है कि उस वक़्त कमर जमान चौधरी जो सा था वो आम लोग तो क्या या MNA MP तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कहता है
कि जनाब मैं ये हुदैबिया का केस नहीं खोलूंगा, जनाब मैं ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, तो जब ऐसे चेयरमैन नैब के होंगे तो उसने रिकवरीज क्या करनी थी? मौजूदा हुकूमत के दौर में जो 2 साल है उसमें जो रिकवरीज हो रही हैं 380 अरब, इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि ये पिछले 10-15 साल में इसका 1/10 भी नैब ने रिकवर नहीं किया। लेकिन फिजा देखने की बात यह है, भले से आप रिकवरीज करें, आप रिकवरीज कर रहे हैं किसी ठेकेदारों से, आप रिकवरी कर रहे हैं फूड वालों से, आप रिकवरी कर रहे हैं नीचे गंदम के ठेकेदारों से, क्या किसी एक सियासतदान से नैब ने 1 रुपया भी रिकवर किया है आज तक? तो हमें पता चल जाए। क्या कोई रिकवरी ऐसी हुई है कि किसी बहुत बड़े, ये जो हम सुन रहे हैं कि जी LNG के माफियाज हैं, शुगर के माफियाज हैं, ये खाद के माफियाज हैं, ये लैंड ग्रैबर्स हैं, उनसे क्या रिकवरीज हुई है? तो ये वो चीज़ें हैं कि अवाम को इन 300 अरब रुपए की बात पे तो यकीन आ जाएगा, लेकिन अवाम इस नैब को एक एहतसाब का अदारा तब समझेगा कि जब अवाम देखेगी कि इस मुल्क के जो पावरफुल तरीन लोग हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ हो, जिसमें शहबाज हो, जिसमें LNG का स्कैंडल हो, कि जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हो, जब तक इन लोगों को सजा नहीं होगी, वो खुर्शीद शाह साहब हैं, वो जेल में हैं, उन पे अरबों रुपए का इल्ज़ाम है कि जी अरबों की जायदाद बनी, जब तक इन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की सजाएं नहीं होंगी तब तक अवाम इस नैब को ये नहीं समझेगा कि ये करप्शन को रोकने का दायरा है। ठीक है, एक ग्रेड 17 के 18 के 19 के 20 के अफसर को, एक ठेकेदार को वो पकड़ के डरा धमकू के उससे प्ली बार्गेन तो कर लेगा। इसमें बहुत यानी आपकी बात से कंक्लूड किया जा सकता है कि जब तक बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाएगा, वो नैब की गिरफ्त में नहीं आएंगे या उनसे रिकवरीज नहीं होंगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते नैब ने बहुत आला परफॉर्मेंस दे दी। छोटी मोटी रिकवरीज को ये परफॉर्मेंस ना ही कहे तो बेहतर होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, मेरे पास जरा वक्त की कमी। राजा साहब, एक और सवाल कि साल से चलते हुए मुकदमात हैं, जैसे कि मीर शकीर रहमान साहब को कमजोर प्रोसिक्यूशन पर आज़ाद कर देगा, आपको पता है आहा चीमा को इतना वक्त गिरफ्त में रखकर छोड़ दिया गया, बिलाखिर अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली जिन चोरों को पकड़ना है, क्या नैब उनको पकड़ने में कामयाब हो पाई है? नहीं हो पाई। इसका सीधा सा जवाब ये, फिर नैब की परफॉर्मेंस क्या है? मुझे तो वाकई समझ रही कि क्या परफॉर्मेंस। देखिए, अदालतों में अगर हम नैब के रेफरेंस देखते हैं तो हमें यकीनी तौर पे ये नज़र आता है, ना सिर्फ हमें नज़र आता है, इस मुल्क की आला अदलिया ने 12 केसेस में कहा है कि नैब सिर्फ ऑप्टिक्स तो करती है, लेकिन जब अदालतों में उस नैब के रेफरेंस से उन मुल्ज़िमान को कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है और प्रोसिक्यूशन है वो इंतहाई कमज़ोर नज़र आती है, जिसका फ़ायदा उन मुल्ज़िमान को हो जाता है कि जो टेक्निकल बुनियाद पे फिर उन्हें रिलीफ मिलता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर जगह कहा जाता है प्रोसिक्यूशन वीक है, वो इसलिए है कि जानबूझ के इस अदारे में ऐसी प्रोसिक्यूशन रखी गई, ऐसा प्रोसिक्यूटर जनरल लाया जाता है कि जो कि जानबूझ के उस पाए का नहीं होता कि जो बड़े वकला का मुकाबला कर सके, वो सियासी तौर पे अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए, क्योंकि जो हालिया प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं वो सिर्फ 1 माह में उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, नैब के चेयरमैन की 7-8 माह में मुद्दत पूरी हो रही है, तो फिर ऐसे दयानतदार, ऐसे काबिल शख्स आप लगाइए चेयरमैन नैब, आप लगाइए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब कि जो अपनी प्रोसिक्यूशन को भी मजबूत करे, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत करे। क्योंकि माजी में ये होता था कि चेयरमैन नैब वो लगाया जाता था कि जो इन लोगों को, सियासतदानों को, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन लगाते हैं। अगर आप पुराने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन देखें तो जितने भी लीडर्स ऑफ द हाउस थे 2-3, वो सब नैब के मुकदमात में हैं, और अपोजिशन के देख लें, चाहे खुर्शीद शाह साहब थे उस वक्त अपोजिशन के, वो भी नैब के मुकदमों में हैं। तो वो कभी ऐसी नैब की क़यादत नहीं लगाते कि जो एहतसाब करते, बल्कि वो इनको फैसिलिटेट करते कि किसी तरीके से इनके केसेस को ख़त्म किया जाए। तो अब मौजूदा हुकूमत के पास एक और बड़ा अच्छा मौका, 1 सेकंड दीजिएगा, आ रहा है कि ये कहते आए कि जी नैब के कवानीन में सुखम है। अब पार्लियामेंट में जो नेशनल असेंबली है उसमें पीटीआई की अक्सरियत है, और सेनेट के जो मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं अगर उसमें भी इनकी अक्सरियत आ जाती है तो फिर इनके पास कोई उज़र नहीं होगा कि जनाब हम कानून साजी नहीं कर सकते। फिर ये सिंपल मेजॉरिटी से, इनको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, कानून साजी करें और नैब के कवानीन को सख्त से सख्त बनाएं
और इस मुल्क से ये ठीक है, करप्शन नैब का के कवानीन नासूर को खत्म सख्त से करें। सख्त बनाना जरूरी है। ठीक है जी, राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और नाज़रीन, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी उसी हट धर्मी पर कायम है और अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करके, बाकायदा बहाना तलाश किया जाता है, कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल कर देता है। हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है आज भी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस ओहदे पर, उस कुर्सी पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।